देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना साल 1992 की है, जब मेरे दादाजी ट्रक ड्राइविंग करना ही सीख रहे थे। उस वक्त मेरे दादाजी एक ट्रक खरीद कर लाए थे। उस समय तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये घटना बताई थी। उस समय मेरे दादाजी काफ़ी पैसे वाले इंसान थे। जब उन्हें पता चला कि ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, तो उन्होंने जल्दी से एक ट्रक खरीदने की सोची और फिर उन्होंने जल्दी ही एक ट्रक खरीद भी ली। वैसे तो ड्राइविंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि पता नहीं किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, मगर मेरे दादाजी इन चीज़ों से काफ़ी अच्छी तरह से रूबरू थे। उस दिन जब मेरे दादाजी मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा सामान की डिलीवरी करने के लिए निकले, तो रात काफ़ी हो चुकी थी और दिसंबर के उस महीने में ठंड भी पड़ रही थी। मगर मेरे दादाजी ने ठंड से बचने का पहले ही एक अच्छा सा उपाय कर लिया था। उन्होंने अपने कपड़ों के साथ साथ और भी बहुत सारा सामान ठंड से बचने के लिए रख लिया था। उनके साथ उनका एक हेल्पर भी काम करता था। वह दोनों साथ साथ काम करने के लिए मध्य प्रदेश के लिए वहां से निकल पड़े। हालांकि मेरे दादाजी अपने ट्रक पर एक ड्राइवर को रखते थे, लेकिन उस ड्राइवर की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसीलिए दादाजी उस हेल्पर को अपने साथ लेकर निकल पड़े। मेरे दादाजी भी ट्रक को अच्छे तरीके से ड्राइविंग करना जानते थे और आज कुछ अर्जेंट काम था, जिस वजह से उन्हें जल्दी ही जाना पड़ा। अभी दादाजी उस हाईवे के बीचों बीच अपने ट्रक को दौड़ा ही रहे थे कि अचानक से उनके ट्रक के बिल्कुल सामने एक बिल्ली आ गई। उस बिल्ली के आते ही दादाजी ने जोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही दादाजी का ट्रक काफ़ी दूर तक खिसकता हुआ गया, लेकिन जब दादाजी नीचे उतरे तो उन्हें कोई भी जानवर नजर नहीं आया। चारों ओर का इलाका एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। वहां चारों ओर जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा था। फिर जब दादाजी वापस से ट्रक में आकर बैठे, तो उन्होंने देखा कि उनका हेल्पर अब ट्रक में नहीं था। उन्होंने सोचा कि बाहर की तरफ टॉयलेट करने गया होगा, लेकिन दादाजी अब उस हेल्पर का इंतज़ार करने लगे। फिर लगभग 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी वह हेल्पर नहीं आया, तो दादाजी अपने ट्रक से नीचे उतरे और उन्होंने देखा कि ट्रक के बाहर हेल्पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उनकी नज़र एकदम पीछे की तरफ पड़ी तो उनके होश उड़ गए। दरअसल उन्होंने देखा कि उनके पीछे की तरफ उनका हेल्पर सड़क के बीचों बीच नीचे पड़ा था। उन्होंने जाकर उसको एकदम से उठाया और फिर उससे पूछा, तो उसने बताया कि कुछ देर पहले उसे एक काली काली बिल्ली नजर आई थी। वह उस बिल्ली के पीछे पीछे चल पड़ा, वह भी बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वह बिल्ली एकदम से एक इंसान के रूप में जैसे बदल गई, और ये सब देखकर वह डर के मारे वहीं पर एकदम से बेहोश हो गया। उसकी ये बात सुनकर मेरे दादाजी भी एक पल को हैरान रह गए, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये उनका कोई छोटा मोटा वहम होगा। यही सोचकर मेरे दादाजी वापस से ट्रक में आकर बैठ गए। अभी वह ट्रक में बैठे ही थे कि अचानक से उन्हें ऐसा लगने लगा कि ट्रक के पीछे कोई बहुत जोर जोर से ट्रक को पीट रहा है और चिल्ला रहा है। लेकिन जब दादाजी एक बार फिर नीचे उतरे, तो उन्हें वहां पर चारों तरफ कोई भी नहीं दिखा। अब एक पल के लिए मेरे दादाजी के भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उन्हें अब भी डर नहीं लग रहा था। फिर मेरे दादाजी को ऐसा लगने लगा कि हो ना हो इस जगह में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ ऐसा अलग सा लग रहा है। फिर मेरे दादाजी और वो हेल्पर जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने लगे, लेकिन ये क्या, ट्रक तो अब स्टार्ट ही नहीं हुई। मेरे दादाजी की बार बार कोशिशों के बाद भी वह ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद दादाजी को लगा कि शायद इस ट्रक की बीमारी के बारे में उस ड्राइवर को पता होगा। फिर दादाजी ने तुरंत ही उस ड्राइवर को फ़ोन लगाया और पूरी बात बताई। तब उस ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में ऐसी कोई भी खराबी नहीं है कि ट्रक रुक जाए। मगर उसने जो उस रास्ते के बारे में बताया, तो दादाजी उस बात को सुनकर एक पल के लिए डर से गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर रात में भूत प्रेत का काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा रहता है। लोगों की मौत होना यहाँ आम बात है, वो भी एक अलग से रहस्यमय। दादाजी इन बातों पर इतनी जल्दी कहाँ विश्वास करने वाले थे। फिर दादाजी ने उसकी इन बातों को अनसुना करते हुए जल्दी से ट्रक का आगे का हिस्सा देखा, तो उन्होंने पाया कि ट्रक के आगे वाले हिस्से में थोड़ी पानी की ज़रूरत है। फिर मेरे दादाजी ने अपने पानी की बोतल निकाली, जो कि उनके पीने के लिए थी,
उन्होंने उसे ट्रक के आगे वाले हिस्से में डालना शुरू कर दिया, लेकिन उस पानी की बोतल में आग लग गई। शायद ये पानी अपने आप ही मिट्टी का तेल बन गया था। मेरे दादाजी अब बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर किसी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा तो दादाजी पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनके पीछे तो उन्हीं का हेल्पर खड़ा था। उन्हें थोड़ी चैन की सांस मिली, लेकिन जब उन्होंने अपनी पलकें एक बार फिर झपकाई तो मानो उनका पूरा शरीर अंदर से हिल चुका था, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा कि अब उनके सामने कोई मौजूद नहीं था और उनके हेल्पर की आवाज़ उस ट्रक के बिल्कुल भीतर से आ रही थी। अब दादाजी बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। उन्हें यह बात अच्छी तरीके से मालूम पड़ गई कि इस जगह पर कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। दादाजी किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वहां से सीधा ट्रक की तरफ भाग पड़े और सीधा जाकर अपने ट्रक में बैठ गए। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र ट्रक के पीछे पड़ी तो मानो वह एकदम से अंदर से हिल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्रक के पीछे एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस बुढ़े आदमी का शरीर अचानक ही बड़ा होने लगा और फिर देखते ही देखते उसका शरीर लगभग 10 फुट का बन चुका था। जब उसने अपना पूरा चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो मानो मेरे दादाजी की चीख निकल गई और वह हेल्पर अभी भी ट्रक की साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। दादाजी ने देखा कि उसका पूरा चेहरा ऐसा था मानो किसी ने चाकू से काट काट कर इस तरह का बना दिया हो। अभी भी उसका चेहरा खून से लहूलुहान था। दादाजी के दिल में अब डर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी दादाजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि वो झाड़ियों से होते हुए पैदल ही निकल पड़ेंगे। पहले तो दादाजी ने उस ट्रक ड्राइवर को फ़ोन किया और फिर उसे पूरी बात बताई तो उस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पीर बाबा की कुटिया है। अगर आप लोग किसी तरह वहाँ तक पहुँच गए तो आपका बचना मुमकिन हो सकता है, वरना वह सांप आपको मौत के घाट उतार देगा। मेरे दादाजी को यह बात बिल्कुल सही लगी। उन्होंने अपने हेल्पर को वहाँ से उतरने का इशारा किया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। मगर दादाजी ने उसे समझाते हुए अपने साथ कर लिया और फिर दादाजी और वह आदमी यानी कि वह हेल्पर जिसका नाम सुरेश था, दोनों रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और डर की वहाँ पर कोई भी सीमा नहीं थी। घनघोर अंधेरे के अलावा कहीं पर भी रोशनी की एक झलक दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। डर का माहौल तो था ही, मगर जब दादाजी ने एक बार पीछे पलट कर देखा तो उनकी गति धीमी पड़ने लगी, क्योंकि जब दादाजी पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे वही बूढ़ा आदमी अपने 10 फुट का शरीर लिए अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ बिल्कुल उनके पीछे पीछे उछलते हुए भागता आ रहा था। शायद उसका इरादा दादाजी को मौत के घाट उतारने का था। अभी दादाजी आगे की तरफ चल ही रहे थे कि अचानक से उन्हें एक खंडर पड़ा मकान दिखाई देने लगा। वह हेल्पर बिना कुछ सोचे समझे उस मकान की तरफ भागने लगा। मेरे दादाजी भी उस मकान के अंदर पहुंच गए, लेकिन जब वह उस दीवार के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कोई मकान नहीं था, बल्कि सुनसान पड़ा एक कब्रिस्तान था जहां पर चारों तरफ कब्र पड़ी हुई थी। मेरे दादाजी ये बात अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि वह कोई मामूली जगह नहीं है और वह अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत का ही खेल होता है। फिर दादाजी ने देखा कि उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा अपने आप ही बंद होने लगा। दादाजी जल्दी से भागते हुए उस दरवाजे के पास पहुंचे और उन्हें एकदम से पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी की एक उंगली अचानक से उस दरवाजे के बीच में आ गई। अब दादाजी दर्द के मारे करा उठे। दादाजी अब इतने ज़्यादा दर्द में थे कि वह कुछ भी नहीं कर सकते। तभी उन्होंने देखा कि उन कब्रों के अंदर से अचानक से कुछ मुर्दे बाहर निकलने लगे। पहले ही दर्द क्या कम था, जो कि अब यह दृश्य देखने को मिल रहा था। अब दादाजी के हाथ में कुछ भी नहीं था और वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन हेल्पर, जो अभी भी अपनी सूझबूझ की सहायता से वहां से बच पाने में सक्षम था, इस बार हेल्पर ने दादाजी के हाथ पर अपने शर्ट को फाड़कर एक पट्टी बांध दी और फिर दादाजी को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। अब दादाजी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है और यह हेल्पर अब क्या करेगा।
दादाजी ये जानते थे कि अब उन्हें उनके पीछे पीछे चलना होगा और फिर दादाजी ने वही किया। वह उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन अचानक से वह हेल्पर एक गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा जिसके अंदर एक कब्र गड़ी हुई थी, और फिर वो किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक उसका पैर एकदम से किसी ने पकड़ लिया और फिर उसे दूसरी तरफ खींचने लगा। अब दादाजी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अब उन्हें किसी भी तरह से भगवान को याद करना है। फिर उन्होंने वही किया। पहले तो उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर अपने मन ही मन भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अचानक से उनकी आंखों के सामने सब कुछ डरावना माहौल एक पल में ओझल हो गया। मगर यह सिर्फ कुछ देर की शांति थी, क्योंकि जब उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि इस बार उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास वही 10 फुट वाला आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि कुछ देर पहले उनके पीछे पड़ा हुआ था। वह उस जगह पर फंस गए थे। लेकिन इस बार दादाजी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद नहीं किया और वह लगातार हनुमान चालीसा करते ही रहे, और वो कुछ देर तक के लिए उसी कब्रिस्तान में खड़े ही रहे। थोड़ी ही देर बाद उनका हेल्पर भी उस जगह पर पहुंच चुका था। लेकिन जब दादाजी को ऐसा लगने लगा कि अब वह एक राहत की सांस ले रहे हैं, तभी उनकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके हाथ में अब जख्म नहीं था। फिर दादाजी और वो हेल्पर किसी तरह वहाँ से निकलते हुए उस पीर बाबा के मंदिर के पास अपनी कड़ी मेहनत के बाद पहुँचे, और फिर उन्हें वहाँ पर एक पुजारी बाबा मिल गए। उस पुजारी बाबा ने मेरे दादाजी को बताया कि दरअसल वह कब्रिस्तान छलावों की पूरी ताकतों के साथ साथ राक्षसों के संजोग से बना हुआ है। उस कब्रिस्तान के अंदर जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। वो पुजारी बाबा क्या बोल रहे थे दादाजी को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन उस दिन दादाजी अपनी जान बचाने में सफल रहे। लेकिन उसके बाद दादाजी ने कभी भी रात में इस तरह सफ़र नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।